ओके अब हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। पहले तो ये समझ लो, ये जान लेते हैं कि माइकल पोर्टर भाई साहब है कौन। माइकल पोर्टर एक अमेरिकन प्रोफेसर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर है, जिनका थ्योरीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत पॉपुलर है, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। तो माइकल पोर्टर भाई साहब ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशंस को अगर अपने कंपटीशन के बारे में जानना है किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में, तो खूब सारा इंफॉर्मेशन बटोर कर इकट्ठा करके कोई मतलब नहीं है। माइकल पोर्टर ने बोला कि 5 एरियाज दे दिए उन्होंने, 5 फोर्सेस, कि इन एरियाज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से समझ लो। इन हर एरिया में आपको कितना प्रेशर है वो आप समझ लो, तो आपको ओवरऑल ये समझ में आ जाएगा कि इस मार्केट में हमें घुसना चाहिए या नहीं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, तो अगर आप खुद समझो कि आपको लग रहा है आप एक नया बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है, आपने एनालिसिस किया और पता चला कि वहां पे तो कंपटीशन भयंकर है सर, एकदम हद पार लेवल का कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली इफ द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई, तो हो सकता है आप उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में घुसो ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मॉडल है ना, ये देखो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, ये है क्या चीज पहले तो बता देता हूं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1979 में, ये मॉडल आया था। ठीक है, और सर ये फ्रेमवर्क एक है, फ्रेमवर्क मतलब सर ढांचा बोल सकते हैं हम, ढांचा, फ्रेमवर्क। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है सर, इस मॉडल से हम लोग लेवल ऑफ कंपटीशन या इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन में बोल सकता हूं, लेवल ऑफ कंपटीशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री, या विद इन एन इंडस्ट्री बेटर रहेगा लिखना, लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। तो सर ये मॉडल से हमें एक इंडस्ट्री में क्या इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो माइकल पोर्टर यहां देखो क्या बोल रहा है कि टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, मैनेजर्स डू नॉट नीड टू गैदर ऑल इंफॉर्मेशन। इतना सारा इंफॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठा करेंगे, एनालाइज करेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा, दे कैन फाइंड एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। इससे अच्छा पोर्टर भाई साहब ने क्या बोला, पोर्टर भाई साहब ने बोला कि ये 5 एरियाज है, ये 5 एरियाज है जिसपे आपको फोकस करना है, और हर एरिया में आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इस एरिया से कितना प्रेशर है वो आप निकाल लो, हर एरिया से कितना प्रेशर आ रहा है वो निकाल लो। अगर प्रेशर हर एरिया से लेट से बहुत ही ज्यादा है, तो आप हो सकता है अपन को ये इंडस्ट्री में पैसा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या 5 एरियाज है वो अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। 5 एरियाज जो माइकल पोर्टर ने कहा आपको इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जानने के लिए जरूरत है, वो एरियाज के मैं पहले नाम पढ़ रहा हूं। एरिया नंबर 1 है न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर है राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, और फिफ्थ है थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स। ये 5 एरियाज को समझना है, और इन 5 एरियाज में अपन को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कितना प्रेशर है वो निकाल लेना। ठीक है, ये तो हुआ थियोरिटिकली। अब पहले इस मॉडल को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर इसका अपन पूरा थियोरिटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो मैंने बोला माइकल पोर्टर के ये मॉडल है। 5 फोर्सेस कौन कौन से, फिर से मैं लिख देता हूं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ नए प्लेयर्स अगर आ गए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ठीक है, फिर अपन को पढ़ना है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितने राइवलरी चल रही है, और थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, चलो अब ये पहले इन 5 फोर्सेस को अपन समझते हैं, और फिर अपन उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे। 5 फोर्स ये है क्या। इस मॉडल को पूरा समझने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सर कोका कोला। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोका कोला। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, लेट अस अज्यूम अभी कि हम लोग कोका कोला है। ठीक है, अब अपन कोका कोला, और अपन को ये 5 फोर्सेस को एनालाइज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब सबसे पहला है कोको कोला को, हम लोग कोको कोला के यहाँ पे कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो अपन को फोर्स के बारे में पढ़ना है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। थ्रेट ऑफ एंट्री मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, नए प्लेयर से क्या कोको कोला को डर है। अब
प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। अपन बात करें कोको कोला की, कि आप मुझे खुद बताओ कोको कोला जैसा कंपनी को नए नए और प्लेयर्स आ जाए कोल्ड ड्रिंक बेवरेज इंडस्ट्री में, तो क्या कोको कोला को उससे डर होगा? अपन कुछ एनालाइज करते हैं इसमें कि कोको कोला को डरना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, देखो बेवरेज इंडस्ट्री में घुसने के लिए ना बहुत ज्यादा आपको बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। छोटा सा एक फैक्ट्री डाला और आप वहां पे अपना बेवरेज बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बेवरेज इंडस्ट्री हर कोई शुरू कर सकता है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन क्या हर कोई शुरू कर भी दे तो कोको कोला को डरना चाहिए? कोको कोला को उससे डर है या नहीं? तो देखो आपको ऐसे समझना कि कोको कोला ना आज ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में कोको कोला अपना प्रोडक्ट बेचता है, और ऑलमोस्ट इतने सालों से, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से कोको कोला अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। लोगों में कोको कोला ब्रांड को लेके बहुत ज्यादा लॉयल्टी है कि अरे यार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोको कोला का पियेंगे, या फिर एक और ज्यादा आपको सबको पता है एक ब्रांड और है पेप्सी। तो ये दो ही ब्रांड, आप सारे बेवरेज जो अपन एरिएटेड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, यही दो ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अब आप खुद देखो ना, इन दो ब्रांड के अलावा ना बहुत ज्यादा कोई बड़े कॉम्पिटिटर्स आए ही नहीं। क्यों नहीं आए सर? आ भी जाएंगे ना तो कोको कोला इतना बड़ा कंपनी है, 200 कंट्रीज में कोको कोला का प्रेजेंस है, इतने कस्टमर कंज्यूमर्स है कि भाई जो नया कंपनी आएगा, आप खुद सोचो कोको कोला को अगर टक्कर देने की वो कोशिश करेगा, उसको कितना पैसा, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। और कोको कोला भाई आज से नहीं 100 साल से है, जो कोको कोला का ब्रांड बन चुका है। क्या नया कंपनी आते ही उस ब्रांड को एक बार के लिए उस ब्रांड का वाट लगा सकेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कोको कोला को आपको क्या समझना है, नए एंट्रेंस से डर है क्या? सर नहीं है, एकदम भी नहीं है। तो पहला एरिया कोको कोला ने क्या किया, कौन सा देखा? न्यू एंट्रेंस से उसको थ्रेट है क्या? तो अब हमने ये एरिया तो समझ लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, कोको कोला क्या करेगा, हर एरिया के पास अपना प्रेशर लिख लेगा कि उसको इन फोर्स, इस पहला नंबर फोर्स से कोई प्रेशर है क्या? तो अपन बोल सकते हैं नहीं, उतना प्रेशर नहीं है। तो यहां पे कोको कोला को न्यू एंट्रेंस से कितना प्रेशर है सर? लो प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोको कोला के केस में न्यू एंट्रेंस से उसको इतना थ्रेट नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अच्छा, कोको कोला में के बायर्स, अब सपोज बायर्स जनरली हम लोग बोल सकते हैं ना, मैं अगर बायर्स को ग्रुपिंग करूं, बायर्स को मैं ग्रुप करूं तो बायर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल बायर्स, या एक मैं लिख देता हूं बिग बायर्स, एक बार बस समझने के लिए। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, आप एक इंडिविजुअल बायर हो, ठीक है, आज कोको कोला का बॉटल आज 40 रुपीज में अगर मिल रहा है, तो आप जाके कोको कोला कंपनी पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हो क्या कि नहीं तुम 35 में नहीं दिए तो मैं तुमसे नहीं लूंगा कोको कोला? कोको कोला वाला बोलेगा मत ले, कोई बात नहीं। सो एज एन इंडिविजुअल बायर क्या आप कोको कोला पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हो कि नहीं प्राइस गिराओ? नहीं हो सकता। तो कोको कोला को ऑब्वियसली इंडिविजुअल बायर से तो बिल्कुल ही, मतलब अपन क्या बोले, एकदम ही लो प्रेशर है, एकदम ही लो। हाँ, अब लेकिन बिग बायर्स, अब कोको कोला का बिग बायर्स कौन हो सकता है? देखो आज के दिन कोको कोला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? अपन ऐसा बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं, जैसे वॉलमार्ट आज यूएस का, वर्ल्ड का ही अपन बोल सकते हैं सबसे बड़ा, अपन बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसा बोल लो। ठीक है, तो वॉलमार्ट इतने बल्क में कोको कोला खरीदता है और फिर वहां पे सारे कस्टमर्स आके कोको कोला खरीद लेते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है। तो क्योंकि वॉलमार्ट इज अ बिग कस्टमर ऑफ कोको कोला। ठीक है, फिर आप देख लो मैकडोनल्ड्स, आज आप दुनिया भर में जितने मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में जाओ, वहां कोको कोला के ही आपको बेवरेज मिलेंगे। ठीक है, आप वहां पे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है, सारा कोको कोला ब्रांड वाला आपको बेवरेज वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आज मैकडोनल्ड्स भी एक बड़ा सारा बायर है। ठीक है, लेकिन क्या इन लोग कोको कोला पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं? वॉलमार्ट गया कोको कोला के पास कि मुझे तुम्हारा कोको कोला बेच के मान लो 2 रुपए का फायदा होता है एक बॉटल में, बट नहीं, अब मुझे ज्यादा फायदा चाहिए, मुझे तो 4 रुपए का फायदा चाहिए, तुम प्राइस कम करो। ठीक है, तो वॉलमार्ट फिर भी बड़े बायर्स फिर भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन पता है क्योंकि कोको कोला का खुद का इतना सॉलिड ब्रांड है कि ये वॉलमार्ट मैकडोनल्ड्स भी उनपे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
वॉलमार्ट बोलेगा कि मैं आज से तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं रखूंगा क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, मेरा कमाई बहुत कम है। तो वॉलमार्ट को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो कस्टमर को कोको कोला चाहिए ना, अगर वो वॉलमार्ट में नहीं अवेलेबल हो तो सामने वाले दुकान से जाके खरीद लेगा वो। तो अल्टीमेटली अगर वॉलमार्ट कोको कोला नहीं रखता तो थोड़ा नुकसान तो वॉलमार्ट को ही होने वाला है। इसीलिए इसीलिए चाहे बड़ा बायर हो चाहे छोटा बायर हो, कोको कोला के केस में अपन कोको कोला को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, उनको बहुत ही लो, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूं चलो मीडियम प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं है, बहुत और लो ही है। कोको कोला के केस में तो लो ही प्रेशर है, ठीक है। तो देखो सेकंड फोर्स भी अपन ने समझ लिया। तो ये जो फोर्सेस अपन पढ़ रहे हैं ना, इससे ध्यान में रखना एक बात आप, हम लोग ये मॉडल से सर लेवल ऑफ कंपटीशन जानने की कोशिश करें, लेवल ऑफ कंपटीशन। तो एक बात बहुत क्लियर कर लेना सर कि लेवल ऑफ कंपटीशन देखने के लिए सिर्फ कितने कोको कोला के कॉम्पिटिटर्स है वो नहीं देखना, उसके अलावा ये सारी चीजें भी देखने अपन को कि नए एंट्रेंट्स आने में कितना परेशानी, कितना हो सकता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अपन बाकी अभी फोर्सेस पढ़ते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको ऐसा अगर बोलूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क, ये लाइन भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क, ये जो माइकल पोर्टर का हम फ्रेमवर्क मॉडल पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क कंपटीशन या कॉम्पिटिटिवनेस लिख सकता हूं मैं, कॉम्पिटिटिवनेस डज नॉट ओनली कम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आता, हाँ बहुत सारी चीजें आपको, ये 5 फैक्टर्स, इसीलिए माइकल पोर्टर ने बोला मैनेजर लोग तुम लोग इतना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, इससे अच्छा ये 5 चीज के बारे में जान लो, ठीक है। चलो अच्छा, कोको कोला के केस पे अपन ने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस पढ़ लिया, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। अच्छा, सप्लायर्स कौन होंगे कोको कोला के, जो कोको कोला को कोको कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार अपन ऐसे ही देखते हैं ना, कोको कोला को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होता है सर, उनको ना कार्बोनेटेड वाटर चाहिए, अरे मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं कॉमन जो इंग्रेडिएंट्स उनके बॉटल में लिखा हुआ रहता है वो बता रहा हूं, कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। अच्छा सर, उनको फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उनको स्वीटनर चाहिए होता है मीठा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उनको कोक में तो कैफेन भी डलता है, कैफेन चाहिए होता है, ठीक है। ये सब बेसिकली इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है कोको कोला बनाने के लिए, जो उनका मेन फॉर्मूला वो नहीं बता रहा मैं, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब अपन देख रहे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब कोक को जो रॉ मटेरियल देता है, क्या वो लोग का कोई पावर है क्या वो लोग कोको कोला कंपनी पे प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं क्या वो सप्लायर्स अपने नखरे दिखा सकते हैं क्या कोको कोला को, ठीक है। अब बहुत सा सिंपल सा एक चीज आप समझना, अगर मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका दुनिया में 1 या 2 ही सप्लायर है, और या 1-2 ही सप्लायर है, या मैं उनसे जो रॉ मटेरियल जो मुझे दे रहे हैं, उन लोग जो रॉ मटेरियल मुझे दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा यूनिक नेचर का है, वैसे रॉ मटेरियल मुझे और कोई नहीं देता, तब तो सप्लायर नखरे दिखा सकता है, और सप्लायर नखरे दिखाएगा तो मुझे नखरे को झेलना पड़ेगा, मतलब सप्लायर का प्रेशर मुझ पे बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज सप्लायर्स, द सप्लायर्स आर लिमिटेड एंड दे आर प्रोवाइडिंग मी विथ यूनिक प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो दूसरे और कोई नहीं दे सकते, तब तो सप्लायर का नखरा मुझे झेलना पड़ेगा। बट कोको कोला के केस में उनको क्या चाहिए, कार्बोनेटेड वाटर, फॉस्फोरिक एसिड, स्वीटनर, कैफेन, ये सब तो सर ऐसे चीजें हैं दैट इज नॉट स्पेशलाइज्ड या यूनिक टू वन पर्टिकुलर सप्लायर। एक कोको कोला का सप्लायर अगर नखरा दिखाएगा, कोको कोला बोलेगा चुप कर, मैं उधर से ये सामान खरीद लूंगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि कोको कोला खुद इतना बड़ा ब्रांड है और उसको जो कोक प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई बहुत यूनिक रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता है, तो ये रॉ मटेरियल क्योंकि बहुत यूनिक नहीं है, कॉमन है, तो अगर एक सप्लायर नखरा भी दिखाया ना तो उसी को घाटा होने वाला है, क्योंकि अगर एक सप्लायर नखरा दिखाया तो कोक बोलेगा कि तुम चुपचाप बैठो, मैं दूसरे सप्लायर से माल ले लूंगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब क्या कोक को सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर से भी टेंशन है क्या, तो आप खुद मुझे बता दो सर, इधर भी कोक के केस में कैसा प्रेशर होगा सर, लो। मैं सारे प्रेशर्स को एक बार यहां ब्रैकेट में ऐसा बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है, ओके। चलो, तो अपन ने 3 फोर्स पढ़ लिया, 3 फोर्सेस अपन ने कौन कौन से पढ़े सर, थ्रेट ऑफ एंट्रेंस पढ़ लिया, न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स पढ़ लिया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी
पढ़ लिया। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री राइवलरी। ये इंडस्ट्री राइवलरी का मतलब है सर करंट कंपटीशन। और हाँ, आप मुझे खुद बताओ, आपको सबको पता है कि कोको कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? पेप्सी। और पेप्सी आप एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, पेप्सी इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, आप सबको ये बात पता है। तो इन लोग दोनों के बीच में ना कंपटीशन का इंटेंसिटी, राइवलरी जो है एकदम खतरनाक है सर। कोको कोला 1 रुपए अपने प्रोडक्ट का कम करेगा, पेप्सी भी उसी दिन 1 रुपए कम कर देगा। कोको कोला कोई इवेंट स्पॉन्सर करेगा तो पेप्सी भी कोई स्पोर्ट्स का इवेंट स्पॉन्सर कर देगा। मतलब एकदम टक्कर वाला कंपटीशन, एकदम हार्डकोर कंपटीशन है। और बहुत ज्यादा इनके मार्केट शेयर में भी डिफरेंस नहीं है। मतलब अब जैसे अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना में ऑलमोस्ट कोक का मार्केट लेट्स से 30 से 31% के बीच में है। वो तो पेप्सी का मार्केट शेयर 29 से 30 के बीच में, इतना ही डिफरेंस है। तो इतना इंटेंसिटी ऑफ इनका कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, और तो और इनको ना, आप अगर कोई कोको कोला कंपटीशन का लेवल इतना सर सीवियर है इन दोनों के बीच कि कोई एक बंदा को अगर मैं कोक के जगह ना एक चम्मच में पेप्सी भी पिला दूं तो दिखने में भी एक जैसे है, और कई लोग तो डिफरेंस टेस्ट में भी नहीं बता पाएंगे कि कोक ये है सर पेप्सी ये है। तो आप सोचो, जब प्रोडक्ट में इतना सिमिलैरिटीज होता है तो भैया कंपटीशन क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि सर कोको कोला को पेप्सी से जो कंपटीशन आ रहा है ना, जो थ्रेट आ रहा है, इंडस्ट्री राइवलरी जिसको हम बोलते हैं सर, ये काफी ज्यादा हाई है, ये काफी ज्यादा हाई, ठीक है। ओके, ये जो हाई लो मैं लिख रहा हूं, ये प्रेशर्स लिख रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि ये 5 एरियाज में आपको इंडिविजुअल एरियाज में हर का प्रेशर देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कितना क्या चीज का प्रेशर आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको पूरा कोक का एग्जांपल लेके समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये क्या है सर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? आज के दिन कोको कोला, देखो कोको कोला इज अ बेवरेज, ओके, लेकिन कोको कोला को अलावा सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या कि जैसे आपको प्यास लग रही है मान लो, तो आपने कोको कोला बस खरीदा, एक 40 रुपए का बॉटल पी लिए, ठीक है। लेकिन भाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको प्यास ही अगर अपना बुझाना है लेट्स से, तो आप पानी का बॉटल भी खरीद सकते हो। आपको कोई नारियल पानी वाला जो कोकोनट वाटर होता है वो मिल गया, कोई 30 रुपए में दे रहा है पेप्सी का दुकान के बाहर, कोक के दुकान के बाहर सॉरी, तो आप हो सकता हो नारियल पानी पी लो, ठीक है। और आजकल तो भाई रामदेव बाबा आ जाते हैं अपने पतंजलि जूस है सबके साथ कि भैया ये जूस पियो तो तुम्हारा थर्स्ट, प्यास भी जो तुमको लग रहा है वो भी बुझ जाएगा, और हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भैया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स काफी सारे आ गए हैं, ठीक है। तो जैसे रियल जूस बोल लो, जूस बेवरेज ही है ना आखिर वो, ठीक है। जूस भी कोई खरीद सकता है। आजकल अमूल कूल लस्सी आ रहा है, अगर गर्मी लग रहा है कोको कोला मत खरीदो, अमूल पी लो। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो अब अपन ये बात करें कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्या कोको कोला को थ्रेट है या नहीं सब्स्टिट्यूट से? तो भाई ये तो है। आज के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि ज्यादा चीनी पीना, स्वीट्स ज्यादा अच्छा नहीं। और कोको कोला का तो कितना नेगेटिव मार्केटिंग भी किया जाता है ना, बोलते हैं ना उससे टॉयलेट साफ करा ज्यादा बेटर है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पीपल आर नाउ, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। पीपल वांट टू बेसिकली लोअर डाउन देयर शुगर इनटेक, स्वीटनर्स इतना वो आर्टिफिशियल नहीं लेना चाहते। तो बिकॉज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, तो भैया कोको कोला को सब्स्टिट्यूट से थोड़ा तो डर है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। मैं इसको बोल सकता हूं मॉडरेट प्रेशर। ऐसा प्रेशर है सर मॉडरेट, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको इस एग्जांपल से सिर्फ 5 फोर्सेस जो है ना उसका एक ओवरव्यू दिया है कि ये 5 फोर्सेस अपन कैसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ पे, ठीक है। तो देखो ना, कोको कोला को भी ये अगर 5 एरियाज में वो प्रेशर ढूंढ लेता है ना, तो इसके अलावा उसको अपने कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन उसके इंडस्ट्री में जानने के लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो माइकल पोर्टर साहब को थैंक यू अपन को बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मॉडल बना दिया और हमारा काम आसान कर दिया। मैनेजर्स को बहुत सारे चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिखा ना, मैनेजर्स डू नॉट नीड टू गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन, दे कैन फाइंड एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डाइजेस्टिंग इट, ठीक है। तो ये एक क्या है सर, एक पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल है। माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल, जिससे सर हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें लेवल ऑफ कंपटीशन पता चल जाता है विद इन एन इंडस्ट्री, ठीक है। ओके, क्या क्या है सर 5 फोर्सेस, वापस देख लो। न्यू एंट्रेंस, थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर आ गया,
बायर मतलब हमारे कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है, राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, ये जो थ्रेट इंडस्ट्री राइवलरी है मतलब राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, जैसे कोको कोला के केस में मैंने पेप्सी आपको बताया, ये एग्जांपल प्लीज नोट करना है ये सब आप, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्री राइवलरी कौन है, किसके साथ है, कोक का सर, पेप्सी के साथ, ठीक है। एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स मतलब रियल जूस हो गया, पतंजलि का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स है। तो भैया उससे कोको कोला को थोड़ा डर है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा आज के दिन हेल्थ कॉन्शियस और अवेयर हो गए, तो मॉडरेट, आई कैन से मॉडरेट प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेशर से ना, अच्छा इसमें देखो ये स्टेप्स भी लिखे हुए जो अपन ने अभी किया, उसको थियोरिटिकली पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 5 फोर्सेस। तो अपन ने 5 फोर्सेस का प्रेशर निकाल लिया कोको कोला के केस में, कोको कोला के केस में अपन ने 5 एरियाज में प्रेशर निकाल लिया। फिर लिखा हुआ है इवैल्यूएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस आर। तुमने प्रेशर निकाला, आप ढूंढो, देखो कि प्रेशर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। क्या वो प्रेशर अपन ने लिखा ना, मॉडरेट है, नॉर्मल है, वीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग है, लो है, हाई, आपको जैसा भी लिखना है, ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है इन सभी प्रेशर्स को मिला के आपको एनालाइज करना है कि हम ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, क्या इस इंडस्ट्री में हमें घुसना चाहिए या नहीं चाहिए। चलो कोको कोला तो ऑलरेडी है, मैंने एक एग्जांपल ये जो आपको बताया ये तो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, फिर एनालाइज किया। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि हमें डिसीजन लेना है कि एक इंडस्ट्री में घुसना चाहिए या नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से भी अपन 5 फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो जनरली एक बात मैं आपको बोलता हूं कि ये जो फ्रेमवर्क है ना, चाहे आप इसको कहीं लिख भी लो कि ये दिस फ्रेमवर्क ये जो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और व्हेन एंटरिंग अ न्यू मार्केट, या आप कोई नया मार्केट में घुस रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर कंपटीशन, ये 5 फोर्सेस को अपन ने देखा, प्रेशर्स निकाले और फाइनली इवैल्यूएट किया कि भाई हद पार है, कंपटीशन तो हद पार है, तो आप हो सकता है उस इंडस्ट्री में पैसे ही नहीं लगाओ, आप उस बिजनेस को करने की सोचो ही ना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कोको कोला का तो अपन ने लिया, कोको कोला मतलब अपन ने बेवरेज इंडस्ट्री का तो एक एग्जांपल लिया, दिस कम्स अंडर व्हाट, बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे अपन समझते हैं कि और ये मॉडल के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिलेगा। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री मतलब क्या सर, एयरलाइंस, फ्लाइट, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री के केस अपन देखते हैं और इन 5 फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप खुद ही मुझे जवाब देते रहोगे। चलो मैं 5 फोर्सेस एक बार फिर से यहां लिखता हूं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ठीक है। चलो आप मुझे खुद बताओ कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आप सोच रहे हो कि हम अपना फ्लाइट का बिजनेस शुरू करें, हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन एयरलाइंस बिजनेस, आप ऐसा सोच रहे हो। तो आपको अब उस इंडस्ट्री का कंपटीशन को देखना है। तो सबसे पहला जो फोर्स आप देखोगे वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। आप तो घुसने वाले हो और नए प्लेयर आएंगे, आ सकते हैं, कितना इजी है उनके लिए इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में घुसना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एविएशन इंडस्ट्री के केस में सर, एविएशन इंडस्ट्री के केस में क्या हर प्लेयर बहुत मामूली चीज है, जैसे कोई छोटा मोटा किराने का शॉप खोलना उतना मामूली चीज है क्या एविएशन का बिजनेस करना। भैया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत लो है या अपन बोल सकते हैं मॉडरेट है। सर लो क्यों है भाई, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन प्लेन खरीदना, प्लेन का काम तुमको पैसेंजर इधर उधर लेके जाना है, तो भैया ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट भयंकर है, तुमको एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट लेना पड़ेगा। अच्छा उसके अलावा एयरक्राफ्ट, चलो तुम्हारे पास पैसा भी है, तुमको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे, तुमको बहुत सारे लॉज का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारे लाइसेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एक दुकान खोलना, फट डिसीजन ले लिया, चलो आज से प्लेन उड़ाएंगे अपन, भाई ऐसा नहीं होता। तो एविएशन के केस में तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर कौन से रूट्स में तुम ऑपरेट करोगे उसके लिए तुमको परमिशन अप्लाई करना पड़ता है। ये परमिशन ये सभी बहुत है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस चक्कर में कई लोग घुसते ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। पहले तो प्लेन खरीदो, इतने बड़े बड़े महंगे प्लेन, उसके बाद सारे
कंप्लायंसेस दुनिया भर के हैं भाई। तो इसीलिए न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। आप छोटे मोटे कोई शॉप से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली एविएशन इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं है। तो अपन ने लिख दिया लो या मॉडरेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स मतलब कौन? कस्टमर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो एविएशन इंडस्ट्री के में जो कस्टमर्स कौन है? पैसेंजर्स। क्या उन लोग प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में? हाँ जी। उनका क्या बार्गेनिंग पावर है? आप खुद देखो आज के दिन। आज मैं मान लो गुवाहाटी से चेन्नई मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। पहला चीज मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पे गया, मेक माई ट्रिप खोला या क्लियर ट्रिप वेबसाइट खोला और या गो आईबीबो खोला, उसमें गुवाहाटी चेन्नई लिखा, जो फ्लाइट सस्ता आ रहा है उसमें मैं ऑप्ट कर लेता हूँ। चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे एयर इंडिया का फ्लाइट हो, जो भी सस्ता है उसको ऑप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर इंडिगो वाला थोड़ा सा भी महंगा दे रहा है तो बायर तो फटाक से स्पाइस जेट में चला जाएगा। अगर इंडिगो का फेयर गुवाहाटी से चेन्नई मान लो 50-100 आ रहा है और स्पाइस जेट मुझे 5000 में ही दे रहा है तो मैं स्पाइस जेट पे चला जाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के कारण ना इंफॉर्मेशन इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, इतना अवेलेबल है एक बायर को कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स यहां बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी समझ लो, मान लो अब और भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इंडिगो भी 5000 में है, स्पाइस जेट भी 5000 में, लेकिन स्पाइस जेट बोलता है 5000 में आपको मील भी फ्री में, तो मैं स्पाइस जेट में चला जाऊंगा, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर्स आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बायर का इंडस्ट्री, इस एविएशन इंडस्ट्री में सर काफी हाई होगा। सर क्यों हाई होगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा है ना कि बायर से कुछ छुपावा नहीं है। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है इंटरनेट के कारण। तो हम तो क्या, हमें जहां सस्ता मिले वहां चले जाएंगे। और अगर मैं इंडिगो छोड़ के स्पाइस जेट के जा रहा हूं तो भैया बार्गेनिंग पावर किसका ज्यादा हुआ? बायर का, कस्टमर का, ठीक है। चलो, लेकिन आप देखो कोको कोला के केस में बार्गेनिंग पावर मैंने क्या लिखा था? लो लिखा था, लो, क्योंकि कोको कोला अलग से अपना एक ब्रांड है भाई। तुम कोको कोला और पेप्सी दो ही चीज है ऐसा, और लोग इतने ब्रांड से लॉयल है। आज कोको कोला तुमको नहीं मिल रहा है और एक लोकल ड्रिंक कोई मिल रहा है, मान लो कैंपा कोला, तो तुम थोड़ी कैंपा कोला ले लोगे, तुम तो कोको कोला पीने वाले हो, कोको कोला ही पियोगे, ठीक है। बट एविएशन वाले चीज में ऐसा नहीं होता। आपको इंडिगो में नहीं मिल रहा, स्पाइस में मिल रहा, स्पाइस जेट में चले जाओगे, ठीक है। चलो, और क्या थर्ड प्रेशर में लिखता हूं यहाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। अच्छा, सप्लायर्स कौन है? अब मुझे बताओ। बार्गेनिंग, इसमें भी अपन को ध्यान रखना। कोको कोला के केस में तो मैंने आपको क्या बोला था, ये सारे लोग, ये इनपुट्स उनको चाहिए, ठीक है। आज आप बताओ एविएशन इंडस्ट्री के चलाने के लिए क्या इनपुट्स चाहिए? एविएशन इंडस्ट्री को चलाने के लिए सर हमें सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट चाहिए, प्लेन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज सर, हमें ऑब्वियसली फ्यूल चाहिए होता है। लेन आ भी गए तो अपन को एक रेगुलर जो अपन को इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब इनपुट ही बोल लो, वो फ्यूल है, ठीक है। अब आप सोचो, दुनिया में पता है एयरक्राफ्ट देने वाले कंपनीज कितनी है? एयरक्राफ्ट बना के देने वाले कंपनीज दुनिया में मेजरली सिर्फ दो है सर। आप सबने नाम भी सुना होगा, एक है एयरबस और दूसरा है बोइंग, ठीक है। जब नंबर ऑफ सप्लायर्स ही इतने कम है तो भैया सप्लायर का नखरा झेलना पड़ता है एयरलाइन कंपनी को। इन लोग, ऐसा नहीं है कि एयरलाइन कंपनीज का प्रेशर होता है इन सप्लायर्स पे, सप्लायर प्रेशर ज्यादा कर सकते हैं एयरलाइन कंपनी को, अभी नहीं मिलेगा आपको एयरक्राफ्ट, इसको इतने साल लग जाएंगे, लेना है तो लो। भाई यहाँ नखरा ज्यादा किसका चलेगा? यहाँ नखरा ज्यादा एयरक्राफ्ट कंपनी वाले मतलब सप्लायर का चलेगा। क्यों सर? क्योंकि सर सप्लायर बहुत लिमिटेड है और सप्लायर जो प्रोडक्ट्स दे रहे वो हर कोई नहीं दे सकता। आज मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है स्पाइस जेट लो, तुम मेरे से प्लेन लो, कौन लेगा यार? तो दुनिया में एयरक्राफ्ट देने वाले कंपनी ही लिमिटेड है, तो उनका पावर तो ज्यादा रहेगा ना, उनका बार्गेनिंग पावर रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज, प्लेन मिल भी गया तो प्लेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल आप सब जानते हो, जैसे इंडिया में भी क्या है, फ्यूल क्या गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। फ्यूल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से आता है, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पूरा राइट है फ्यूल पे, गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्राइस है सब भी। तो फ्यूल पे भी लोचा है, मतलब एयरलाइंस वाला बोलेगा क्या तुम इतना मुझे फ्यूल इतने में दोगे तो ही मैं गवर्नमेंट तुमसे लूंगा, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। तो भाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में एविएशन इंडस्ट्री में हालत बुरा है। एविएशन इंडस्ट्री का सर कोई पावर नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी अपन बोले ना तो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है, ठीक है। चलो, ये सब प्लीज नोट करना, मैं जो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, और ये सब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा कि अब आईसीआई का थोड़ा सा एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चन का
चेंज हो गया। मैं तो इससे बहुत ही खुश हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में वो तुमको केस बेस्ड क्वेश्चंस देने लगे हैं, जिसको तुमको हर कुछ तुमको रटना नहीं, अब समझना है कंसेप्ट। तो ये सब मैं इसीलिए आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ प्रेशर क्या है? फोर्थ प्रेशर है सर एग्जिस्टिंग राइवलरी, मतलब राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स। तो आप खुद देखो, अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, मैंने अभी आपको बोला कि आपको क्या लगता है अगर कितने प्लेयर्स है, जैसे इंडिया में अपन बात करें तो राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर एशिया है, विस्तारा है, उसके बाद जेट तो चलो बंद हो गया, इतने सारे प्लेयर्स है, अभी गो एयर भी बंद हो गया, ठीक है, इतने सारे प्लेयर्स एयर इंडिया है, ठीक है। तो आज मैं बोला ना, मेरे को तो सर जहां कम रेट में सामान मतलब मिलेगा, ऑब्वियसली अपन को गुवाहाटी से चेन्नई जाना, अपन फ्लाइट में जाना, हाँ तो इंडिगो नहीं तो अपन स्पाइस जेट में चले जाएंगे। तो राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स है ना, भयंकर, बहुत ही ज्यादा हाई है। और पता है आपको, कुछ कुछ कंपनीज ने, जैसे पहले कुछ कुछ कंपनी, जेट एयरवेज था, तो जेट एयरवेज चाहता था कि आप कस्टमर, उनके लॉयल कस्टमर बन के रहो, तो वो तुमको जेपी माइल्स, जेट प्रिविलेज का एक ऑफर देते थे। तुम जितना बार जेट से ट्रेवल करोगे तो तुम्हारे कुछ पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, और वो पॉइंट्स को तुम आगे अपने नेक्स्ट टिकट में रिडीम कर सकते हो। तो वो इसीलिए करते थे ये चीज, जेपी माइल्स वाला जेट प्रिविलेज का कंसेप्ट ये था कि तुम उनके ब्रांड के साथ लॉयल रहो। बट जेट एयरवेज तो अभी चला ही गया, और मोस्टली जो प्रेजेंट सिनेरियो आज के दिन लो कॉस्ट कैरियर्स, मतलब फ्लाइट का सिस्टम ज्यादा चलता है, तो अपने तो भैया जहां कम है उसमें अपने चले जाते हैं, ठीक है। तो राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स भी हाई है। मैं, आप देखो ये दोनों चीज, एविएशन और कोको कोला में नोट करो, देखो कोको कोला में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी कम था, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स भी कम था, बट यहां दोनों हाई है। बट कोको कोला केस में राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स नो डाउट वाज वेरी हाई, बिकॉज इट फेसेस अ स्टिफ कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेप्सी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट, सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट, ठीक है सर। सब्सटीट्यूट का थ्रेट एविएशन में क्या होगा? एविएशन में आदमी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको इधर से उधर पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां पे सब्सटीट्यूट्स में देखो ना क्या क्या हो सकता है। ट्रेन हो गया, आप अपना कार लेके चला जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी आप डिसाइड करते हो, ठीक है। और आप देखो ना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ये सब में खासकर तो लोग वहां पे बुलेट ट्रेन चलते हैं, तो लोग ट्रेन को भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन भी इतना हाई स्पीड ट्रेन है कि लोग ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो जैसे जापान में आप बोल सकते हो कि भैया थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अच्छा, अभी वो इलॉन मस्क वाला आपने अगर सुना होगा, टेस्ला, इलॉन मस्क का वो हाइपर लूप आ रहा है, नहीं सुना तो नेट पे देखना। हाइपर लूप का कंसेप्ट है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर के स्पीड में वो जाएगा और ए पॉइंट से बी पॉइंट में आदमी लोग को पहुंचा देगा, ठीक है। तो भैया एयरलाइंस को इससे खतरा तो है, ये सब्सटीट्यूट है, दीज आर सब्सटीट्यूट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई कैन से, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ आने वाले टाइम पे भी हो सकता है इनको थ्रेट है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इनको मीडियम थ्रेट है, मीडियम थ्रेट है। क्यों सर? क्योंकि लोग बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट, बुलेट ट्रेन आ गए बहुत फास्ट। हाइपर लूप आपने नहीं देखा होगा, नेट पे देखना, जो इलॉन मस्क वाला टेस्ला वाला है, ये सब 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला के आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देगा। तो ये सब से भी प्रेशर एयरलाइन वाले को हो सकता है, ठीक है। अब इन सारे पांचों फोर्सेस को देखते हुए, इन पांचों फोर्सेस के प्रेशर्स को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि एक कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको एविएशन इंडस्ट्री में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, वेदर दैट इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और नॉट, क्या वो इस इंडस्ट्री में घुस के पैसे लगा के पैसे कमा पाएगी या नहीं। इसीलिए यहां पे पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, दीज 5 फोर्सेस कलेक्टिवली डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है यानी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको ना प्रैक्टिकली समझाया माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। अब आपने आई बिलीव एग्जांपल्स को भी नोट कर लिया, अपन ने कोको कोला को देखा, अपन ने एविएशन इंडस्ट्री में अपन ने सोचा कि अपन एंटर करे या नहीं करे, अपन ने उस बेसिस पे 5 फोर्सेस को एनालाइज किया। एक बार वापस से 5 फोर्सेस क्या क्या नाम देख लो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, सप्लायर और बायर का बार्गेनिंग पावर कितना, तो अपन लिखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। उसके बाद आ गया राइवलरी करंट प्लेयर्स का किसके साथ है, तो अपन ने एविएशन में देखा इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया, ये सब आपस में राइवलरी है। कोको कोला के केस में देखा पेप्सी के साथ। और थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वो होता है जो
यूजर का जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर देता है सम अदर मीन से। जैसे कोको कोला के केस में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, नारियल पानी, नेचुरल कोकोनट जो वाटर होता है, या बॉटल्ड वाटर सिर्फ पानी समझ लो, अमूल का लस्सी समझ लो, पतंजलि रामदेव बाबा का जूस समझ लो, ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूट्स हो गया। और एविएशन के केस में मैंने आपको सब्स्टिट्यूट्स क्या बोला कि भैया ट्रेन, बुलेट ट्रेन हो गया, उतना ही फास्ट जल्दी पहुंच जाते हैं लोग, बुलेट ट्रेन हो गया, हाइपर लूप जो नया कंसेप्ट आ रहा है वो हो गया, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। सो आई बिलीव प्रैक्टिकली आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम इन 5 फोर्सेस को थोड़ा और डिटेल में, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, कब कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, कब कौन सा फोर्स ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होगा, उन फैक्टर्स को हम लोग यहां पे एनालाइज करेंगे। चलिए, तो पहला फोर्स हम पढ़ते हैं डिटेल में, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। तो देखो, न्यू एंट्रेंट्स लिखा है, दे आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। आज नया कोई भी बंदा इंडस्ट्री में घुसेगा ना, आप खुद सोचो कि वो नए टेक्नोलॉजी के साथ घुसेगा, उसके पास और बेटर हो सकता है प्रोडक्ट्स हो, तो भैया एग्जिस्टिंग प्लेयर का वो वाट लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि नया है तो भैया क्या ही कर लेगा। तो ध्यान रखना, न्यू एंट्रेंट्स आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ competition, and the new capacity and the product range they bring in throw up new competitive pressures। नया कैपेसिटी, नए प्रोडक्ट के साथ, नए इनोवेशंस के साथ वो आते हैं, तो भैया पुराने वाले का हो सकता है वो बैंड बजा दे, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और है, द बिगर द न्यू एंट्रेंट द मोर सीवियर द कॉम्पिटिटिव इफेक्ट इज। जो नया एंट्रेंट आया बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो कंपटीशन उतना ही ज्यादा सीवियर हो जाता है। जियो का इससे अच्छा एग्जांपल, इस केस में जियो से अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है। जियो आया और सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर का एक बार के लिए तो बैंड बजा ही दिया। कितने प्लेयर्स तो मार्केट से ही छोड़ गए। वो अनिल अंबानी का रिलायंस बंद हो गया, उसके बाद एयरसेल, ऑलमोस्ट एयरसेल बंद हो गया, ठीक है। तो देखो ना, द बिगर द न्यू एंट्रेंट्स, मतलब जियो को ध्यान रखना, द बिगर द न्यू एंट्रेंट्स द मोर सीवियर द कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, ठीक है। और जो नए एंट्रेंट्स आते हैं ना, जियो आया तो जियो क्या किया, दे प्लेस अ लिमिट ऑन द प्राइसेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। पहले एयरटेल, वोडाफोन वाले कितना हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे थे। पहले आपको 1 GB डेटा 1 महीने में का मिलता था। रिलायंस जब से जियो आया, सब भी बाकी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरटेल, वोडाफोन, सबका प्राइसेस क्या, सबके सर्विस, सबके प्लान्स में प्राइस में गिरावट नहीं आया। एयरटेल ने भी, वोडाफोन ने भी, सबने अपने प्लान को, अपने प्राइसेस को कम कर दिया। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये 2 पॉइंट अच्छा है कि एक तो जितना बड़ा न्यू एंट्रेंट होगा उतना कंपटीशन का सीवियरिटी बढ़ेगा, और दूसरा नया जो प्लेयर आएगा ना, वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के प्राइस को, प्रॉफिटेबिलिटी को भी हैम्पर कर सकता है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है ना, ये तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हो गया, लेकिन अब आपको क्या समझना भैया, रियल बिजनेस में आते हैं अपन। ये कई लोग, मतलब ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, उन लोग नहीं चाहेंगे कि कोई नया प्लेयर घुसे मार्केट के अंदर। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, इनकम्बेंट्स वुड नेवर वांट दैट न्यू प्लेयर्स, न्यू एंट्रेंट शुड एंटर इनटू द मार्केट। इसीलिए नया प्लेयर ना घुसे ना, उसके लिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लोग ना एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री। इन लोग एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं, बैरियर्स टू एंट्री। क्या है ये बैरियर्स टू एंट्री, अपन देखते हैं। देखो, टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन ट्राई टू रेज बैरियर्स टू एंट्री। ये वर्ड ध्यान रखना, एंट्री बैरियर्स वो बना देते हैं। क्या होता है एंट्री बैरियर्स अभी पढ़ेंगे। बैरियर्स टू एंट्री रिप्रेजेंट वो हर्डल्स, वो फोर्सेस दैट स्लो डाउन और इंपीड द एंट्री बाय अदर फर्म्स। कुछ ऐसा फोर्स रहता है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जिससे नए फर्म्स नहीं आए। बहुत ही कॉमन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं ना, ये बैरियर्स टू एंट्री क्या पता है, फैक्टर्स, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं, फैक्टर्स दैट बेसिकली अपन बोल सकते हैं प्रिवेंट अ न्यू फर्म, या अपन इसको स्टार्टअप भी बोल सकते हैं। चलो मैं स्टार्टअप वर्ड भी लिख देता है, अ न्यू फर्म या स्टार्टअप फ्रॉम एंटरिंग अ मार्केट, फ्रॉम एंटरिंग अ मार्केट। भैया हम लोग बिजनेस करने चाह रहे हैं, बट हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू एंट्री। क्या है बैरियर्स टू एंट्री, अपन समझते हैं। कौन क्रिएट करता है ये सर, टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन ट्राई टू रेज द एंट्री बैरियर्स। एग्जिस्टिंग फर्म्स ये बैरियर को रेज करता है ताकि नए प्लेयर्स ना आए। क्या है ये बैरियर्स, अपन यही देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू एंट्री और न्यू एंट्रेंट्स, कॉमन एंट्री बैरियर्स क्या क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला एंट्री बैरियर जो है ना, जो नए फर्म आने से झिकझिकाएंगे, मतलब कतराएंगे, अपन बोल सकते हैं ना, जिसमें
नए फर्म्स को आने में एक हर्डल लग सकता है, वो सबसे पहला फैक्टर है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कोको कोला के केस में मैंने आपको बोला था, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स कोको कोला को बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है, उतना बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करना या एक बार में लगाना भैया सबके बस की बात नहीं हो सकती। तो कोको कोला को टक्कर देने वाले लोग भी इसीलिए बहुत कम है। तो पहला एंट्री बैरियर ही क्या हो गया? कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन इंडस्ट्री, आज कोको कोला को टक्कर देना तो खूब पैसा चाहिए होगा। फर्म्स लैकिंग फंड आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, दस एनहांसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो नए फर्म्स उस इंडस्ट्री में घुसते ही नहीं है क्योंकि इतना कैपिटल चाहिए। और उस अब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है कोको कोला, पेप्सी, दे आर एंजॉयिंग द प्रॉफिट्स, उन लोग अपना प्रॉफिट्स मजे से मजा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री बैरियर क्या हो गया? कैपिटल रिक्वायरमेंट। जहां बहुत ज्यादा पैसा चाहिए किसी इंडस्ट्री में तो इन इटसेल्फ इट इज अ एंट्री बैरियर। ठीक है, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है ना, उन लोग इतना वॉल्यूम में सर प्रोडक्शन करते हैं कि उनका कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। और आप अगर अब बिजनेस में घुसोगे तो उतना कॉस्ट पर यूनिट आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास अभी इनिशियली इतना ऑर्डर आएगा नहीं, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट ही बहुत हाई रहेगा। पता चला, लेट मी गिव एन एग्जांपल, उन लोग का कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपए और उन लोग सामान बेच रहे हैं 5 रुपए में। आपका कॉस्ट पर यूनिट ही आ रहा है 5 रुपए, तो अब आप 6 में सामान बेच के भी क्या होगा? लोग तो फिर इनसे ही खरीद लेंगे ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल्सो एंट्री बैरियर। मतलब इन लोग का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई हो चुका है, कॉस्ट पर यूनिट इतना कम हो चुका है कि अपन भैया उनको टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर। तो सेकंड पॉइंट देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अ लार्ज फर्म दैट एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस कॉस्ट, लोअर कॉस्ट। दिस टेंड्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स। भैया तुम घुस भी जाओगे तो तुम कहां इनको टक्कर दे पाओगे, क्योंकि 6 रुपए में, हाँ तुमने, तुम्हारा कोई इनोवेशन, कोई बहुत ही प्रोडक्ट में यूनिकनेस है जिसके कारण लोग ज्यादा पैसे देने को रेडी है, तब फिर भी ठीक है। बट सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आप इनका 2 है, तुम्हारा 5, और तुम प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा? इनका प्रॉफिट मार्जिन देखो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑलवेज अ डेटरेंट फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। तो 2 पॉइंट हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये एक एग्जिस्टिंग प्लेयर है, एग्जिस्टिंग ये है और तुम न्यू हो। ठीक है, अच्छा, एग्जिस्टिंग वाला का प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा, बहुत ही अमेजिंग है, लोगों को भयंकर पसंद आ रहा है, बहुत अच्छे से लोग को उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है। अब तुम भी चाहते हो कि वो जो यूनिकनेस था इसके प्रोडक्ट में, वो जो यूनिकनेस था इसके प्रोडक्ट में, तुम अपने प्रोडक्ट में उसको डालना चाहते हो, तो ठीक है करो। लेकिन भैया वो यूनिकनेस लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, इन्होंने बहुत पैसा लगाया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, आर एंड डी डिपार्टमेंट इनका बहुत अच्छा होगा, खूब डिजाइन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया होगा, तब जाके वो यूनिकनेस अचीव हुआ होगा। ये यूनिकनेस इतना आसान नहीं होगा अचीव होने को। तो अगर किसी का प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत यूनिक है ना, तो दैट यूनिकनेस एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर। तुम उस यूनिकनेस को अगर वैसा का वैसा प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो तुमको वापस से तुम्हारे पास कैपिटल का इशू आएगा, तुम्हारे पास R&D स्ट्रॉन्ग टीम का हो सकता है इशू आए। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा हुआ है क्या पॉइंट देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंसेस और एनहांसमेंट्स दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू फिजिकल या परसेप्चुअल डिफरेंसेस। परसेप्चुअल डिफरेंसेस मतलब कि भाई हो सकता है 2 प्रोडक्ट है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका ब्रांडिंग, इसका एड इस तरीके से किया हुआ है कि तुमको लगने लग जाता है कि ये प्रोडक्ट सुपीरियर है। आज लोग एडवर्टाइजमेंट, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है? 2 डिटर्जेंट्स है, हो सकता है एक सर्फ एक्सेल एक एरियल है, हो सकता है भाई दोनों सेम ही है, लेकिन तुमको इस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है कि तुमको लगने लगे एरियल सुपीरियर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द प्रोडक्ट में जो यूनिकनेस है ना, इट मे बी एक्चुअल, जैसे एप्पल मान लो, एप्पल प्रोडक्ट्स अलग ही लेवल का बनाता है, इट मे बी एक्चुअल बट इट मे बी परसेप्चुअल ऑल्सो, एज लॉन्ग एज द कस्टमर बिलीव्स दैट दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर या ये यूनिक है, काम हो जाता है वो। ठीक है, तो पॉइंट देखो, डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीइंफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नए लोगों के लिए क्यों एंट्री बैरियर होगा? बिकॉज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द यूनिक प्रोडक्ट जो भी है, मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंस। नए एंट्रेंस के लिए वो बहुत ज्यादा हाई होगा कॉस्ट उसको बनाने का, तो वापस से कैपिटल का इशू आ गया। ठीक है, चलो, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है, अब सपोज एक
व्हाट इज स्विचिंग कॉस्ट, पहले ये समझना आप यहाँ पे क्या, एक मान लो ऐसे ही मैं आपको पहले समझाता हूं ताकि आपको स्विचिंग कॉस्ट समझ में आ जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से वहां पे 200 कंप्यूटर्स है, सपोज 200 कंप्यूटर्स है, सब लोग 200 एम्प्लॉयज है, उन लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उन लोग अभी सब लोग विंडोज का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आज से नहीं 5-6 साल से इन लोग विंडोज का लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं। सो दे आर ऑल फेमिलियर विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब एप्पल वाला इनको अप्रोच करता है और बोलता है कि सर आप हमारे सिस्टम्स लगाइए, हम आपको अपडेटेड सिस्टम देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा, ठीक है। तो अब अपन एप्पल से कंपेयर करें ना, तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में स्विचिंग कॉस्ट, स्विच विंडोज से एप्पल पे जाना, स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। सर हाई कैसे? सर एप्पल का पूरा ओएस अलग है, एप्पल के पूरे सॉफ्टवेयर अलग है, एप्पल का हो सकता है रिक्वायरमेंट्स अलग है, लोगों को विंडोज से उन लोग फेमिलियर है, तो पहले तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि चलो एप्पल का प्रोडक्ट ऐसे यूज करते हैं, ऐसे ऑन करना है, ये करना है। तो भैया स्विचिंग कॉस्ट इस मामले में बहुत हाई है। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में तुमको जाने में जो कॉस्ट लगता है वो काफी हाई है। तो व्हेन द स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंट्री बैरियर, ठीक है। तो पॉइंट देखो, to succeed in an industry, new entrant must be able to persuade existing customers. मान लो एप्पल नया था, let's say Apple is a new company, I'm just taking a hypothetical scenario, एप्पल नया कंपनी था एंड वो इस ऑफिस में जाके लोगों को परसुएड करना चाह रहे हैं आप विंडोज से एप्पल में आओ। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है? न्यू एंट्रेंट मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अदर कंपनीज टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। टू मेक अ स्विच, बायर्स में नीड टू टेस्ट द न्यू फर्म्स प्रोडक्ट, नेगोशिएट परचेज प्राइस, ट्रेन न्यू पर्सन्स, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना टू यूज द इक्विपमेंट और मॉडिफाई फैसिलिटीज फॉर द प्रोडक्ट यूज। तो बायर्स विल हैव टू इनकर, अब आप सपोज विंडोज से एप्पल में जो ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहेगा, दे विल हैव टू इनकर गुड कॉस्ट, उनको लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हो सकता है चेंज करना पड़े एप्पल के प्रोडक्ट्स को एकोमोडेट करने के लिए। तो जहां पे बायर का खुद का कॉस्ट, कस्टमर का कॉस्ट लग जाता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने के लिए, तब भैया कस्टमर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट देखो, बायर्स ऑफन इनकर सब्सटैंशियल, ये मेन पॉइंट है, बायर्स ऑफन इनकर सब्सटैंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट इन स्विचिंग बिटवीन फर्म्स, व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बायर्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू चेंज। तो भैया एप्पल पीछे पटाने में लगा रहेगा, कन्विंस करने में लगा हुआ रहेगा, लेकिन उन लोग नहीं चेंज करेंगे व्हेन स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। सो स्विचिंग कॉस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर टू द न्यू कस्टमर्स, न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो जियो ने क्या किया, जियो का क्या अमेजिंग स्ट्रैटेजी था। हालांकि मोबाइल फोन्स वाले केस में सिम कार्ड लेने में स्विचिंग कॉस्ट इतना नहीं है, बट लोग अगर एयरटेल ले रहे हैं, खुश है, तो फिर क्यों जियो ने कितने महीने साल तक में पूरा फ्री दिया इंटरनेट, 1 GB पर हाई स्पीड इंटरनेट, लोगों का आदत लगा दिया। तो भाई सब लोग, कितने लोग एयरटेल वोडाफोन को छोड़ के एक बार में जियो में आ गए थे। वो आप उसका एक वन ऑफ द मस्त, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज उसने लगाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और जो एंट्री बैरियर होता है ना, वो ब्रांड होता है। ब्रांड देखो, ब्रांड आइडेंटिटी क्या लिखा हुआ है? द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। अब मान लो जैसे कोई भी प्रोडक्ट का अपन अगर बात करें, तो ब्रांड मतलब मैं एक नया प्लेयर आ रहा हूं, मान लो आज मुझे मोबाइल फोन के इंडस्ट्री में घुसना है, ठीक है। तो एप्पल, सैमसंग, इन लोग ऑलरेडी इतने ब्रांडेड प्लेयर्स बड़े बैठे हुए हैं, तो मैं अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने भी लग जाऊं ना, तो अगर अनटिल माई मार्केटिंग एंड माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नॉट दैट ग्रेट, तो भैया मेरे को इस ब्रांड से बहुत ज्यादा टक्कर मिलने वाला है। ये ब्रांड ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश्ड है कि मेरा प्रोडक्ट कब तक इनके ब्रांड के लेवल तक पहुंचेगा, बहुत ही मेहनत, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा, तब जाके उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा। तो जब मुझे ब्रांड के नाम से दूसरे जो प्लेयर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का ब्रांड बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और लोग बहुत ही ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी दिखाते हैं, मतलब वो उसी ब्रांड का, अगर फोन किसी को भी खरीदना मान लो, तो उन लोग 2 ब्रांड के अलावा सोचते नहीं। लेट्स आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो एप्पल और सैमसंग के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। तो भैया बाकी प्लेयर्स का वाट लग जाता अगर ऐसा होता। तो ब्रांड में देखो क्या है, द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज एन another entry barrier. Brand identity is particularly important for infrequently purchased products. जो प्रोडक्ट आप हर बार नहीं खरीदते, उसके लिए ब्रांड आपको जरूरी है। अब आप मान लो हो सकता है
एक रेगुलर प्रोडक्ट, आप एक पेन खरीदने गए, मान लो, ठीक है, आपको रेनॉल्ड्स का पेन नहीं मिला, ब्लू पेन चाहिए था, तो आपने दूसरे कंपनी का ले लिया। लेकिन जो इनफ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स होते हैं उसमें तो ब्रांड, भैया मोबाइल फोन आप हर दिन नहीं खरीदते, ठीक है, तो आप उसमें ब्रांड आप देखोगे, ठीक है। तो पॉइंट है, ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स दैट कैरी ए हाई यूनिट कॉस्ट टू द बायर, जिसका प्राइस भी 10 रुपए का कोई सामान है तो तुम एक पेन रेनॉल्ड्स का नहीं मिला, दूसरा पेन खरीद लोगे, उसमें तुमको ब्रांड स्विचिंग में इतना कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्रांड आदमी ज्यादा कब वैल्यू करता है, जब आपका परचेज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, प्लस उसका कॉस्ट क्या है, जो सामान आप खरीद रहे हो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। ओके, तो ले दे के पॉइंट क्या है, न्यू एंट्रेंस ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड ऑल्सो, अगर किसी कंपनी का भयंकर ब्रांड ना, तो वो नए एंट्रेंट्स के लिए इट इज अ बैरियर, ठीक है। तो लिखा है, न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी बिकॉज टू डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटैंशियल रिसोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नया जो एंट्रेंट है उसको ब्रांड बिल्ड करने का, आज कोको कोला के लिए देखो ना, कोको कोला इज ए वेरी गुड एग्जांपल। आज बाकी बड़े कंपनीज है, उन लोग क्यों, जिसके पास पैसा भी है, उन लोग क्यों बेवरेज इंडस्ट्री में नहीं घुसते, क्योंकि जो कोको कोला ने 100 साल में ब्रांड एस्टैब्लिश किया, वो नया प्लेयर भाई थोड़ी है 2-4 साल में एस्टैब्लिश कर लेगा। कोको कोला 200 कंट्रीज में प्रेजेंट है, 100 साल से ऑलमोस्ट उसका हर जन उसको पहचानता है, ब्रांड पहचानता है। तो नया प्लेयर जो आएगा वो उस ब्रांड को, नया प्लेयर के लिए वो ब्रांड इटसेल्फ विल बी व्हाट, एन एंट्री बैरियर, ठीक है। चलो, तो अपन ने 5 पॉइंट क्या क्या पढ़ लिया, देखो वी आर स्टिल, हम लोग पढ़ रहे हैं ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, और इसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एंट्री बैरियर्स। तो सबसे पहला एंट्री बैरियर पढ़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट में यूनिकनेस, डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, उसके बाद है ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जैसे अब बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका मैं आपको अगर देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन लोग के लिए ये सारे जो सामान है जो अपने डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं, एफएमसीजी बोल लो, सोप बोल लो, शैम्पूज बोल लो, बॉडी लोशन बोल लो, ये सारे जो चीजें हैं, आप देखो इंडिया में इतने साल तक, टूथपेस्ट बोल लो, कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी ये सब चीज में घुसा ही नहीं था। क्यों नहीं घुसा था, क्योंकि सर इन लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना सॉलिड है कि पूरा इंडिया और जहां जहां इनको प्रोडक्ट पहुंचाना है, एक एक छोटा से छोटा किराने के दुकान में उनका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग है, इसीलिए किसी ने हिम्मत ही नहीं किया इनको टक्कर देने का। फिर रामदेव बाबा आए पतंजलि के साथ, उन्होंने इनको टक्कर देने की अपना प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, ये सब नेचुरल है, ये उनका कोर एरिया, उन्होंने उस पर फोकस किया। और आज कहीं ना कहीं अपन बोले तो ये कोलगेट और ये सब का, दंत कांति सबका बैंड बजा ही दिए, ठीक है। तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा सॉलिड होता है ना, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर, ठीक है। सिर्फ पतंजलि, रामदेव जी ने हिम्मत किया इनको टक्कर देने का। इतने साल से आप देखो, कितने साल से ये, जितना आप ये सब चीज देख लो ना, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब इन्हीं ब्रांड्स के, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको मिल जाएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट देखो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स पॉजेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। ये एंट्री बैरियर है। लेकिन आप आज के दिन अगर देखो, कई सारे और ब्रांड्स हैं जो इस लाइन में घुस चुके हैं। क्यों घुस चुके हैं? क्योंकि उनको ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रूप में इंटरनेट मिला। इंटरनेट रिलेटिवली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के कहीं का भी, किधर से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो आज के दिन ये मेकअप बोल लो या बॉडी लोशन बोल लो, बॉडी केयर का, ये सब रिलेटेड बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बहुत इमर्ज हो चुके हैं आज के दिन, ठीक है। तो पॉइंट देखो, डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट, मेनी फर्म्स में कंटिन्यू टू रिलाई ऑन देयर कंट्रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफन एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एग्जिस्टिंग फर्म्स मतलब जैसे क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब, पीएनजी, Procter and Gamble, they have significant influence over the distribution channels and can retard or impede their use by new firms. नए फर्म्स का हालत बुरा हो जाता है प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत ही यूनिक है। आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो कल सारे इंडिया में सब कस्टमर, सारे छोटे छोटे दुकान में अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स को हम इनकम्बेंट्स भी बोल सकते हैं। इनकम्बेंट्स मतलब ये कौन है? न्यू एंट्रेंस, जो नया काम करना चाह रहे, इनको इनकम्बेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनकम्बेंट्स, INCUM,
BENTS। ओके, अब एक और हमें जो लास्ट पॉइंट यहां पढ़ना है ना एंट्री बैरियर में, वो है एग्रेसिव रिटेलिएशन। एग्रेसिव रिटेलिएशन, अब सपोज ये क्या, बहुत ध्यान से समझना, हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में घुसने का, और हमने भयंकर स्ट्रैटेजी बना लिया है कि हम तो आज मान लो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर था ना, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो उसका कॉस्ट आता है 4 रुपए और वो बेच रहा है 7 रुपए में, ठीक है। अच्छा, अब और हमने सोचा कि चलो हम हमारा कॉस्ट तो बनाने का उससे ज्यादा आता है, 5 रुपए में आता है, लेकिन हम उससे कम रेट में बेचेंगे, 6 रुपए में हम उसको बेचेंगे, 6 रुपए में हम बेचेंगे, ठीक है। हमने सोचा कि हम ये स्ट्रैटेजी से आएंगे मार्केट के अंदर, बट भाई साहब आपको नहीं पता एग्जिस्टिंग प्लेयर भी तो अपने उतना ही स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा। तुम अगर प्रोडक्ट का 6 रुपए में लेके आ रहे हो, क्या पता वो प्रोडक्ट का 5 रुपए कर दे, और अगर वो 5 रुपए कर दे तो तुम्हारा तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कितना स्ट्रांगली तुम्हारे स्ट्रैटेजीज को रिटेलिएट करेंगे, मतलब जवाब देंगे, तुम इसका प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते। और इस डर के कारण ये उन लोग किस हिसाब से रिटेलिएट करेंगे, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंट्री बैरियर। अब तुम मन में तो आएगा ही कि भाई उन लोग 5 रुपए कर दिए, तो जब मन में ऐसा तुम्हारे आ गया कि उन लोग 5 रुपए कर दिए, तो डेफिनेटली इट इज एक्टिंग एज व्हाट, एंट्री बैरियर। अब तुम सोचोगे कि ये धंधा करे या ना करे, इस इंडस्ट्री में घुसे या ना घुसे। तो पॉइंट देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन का मतलब, समटाइम्स द मियर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनकम्बेंट्स, इनकम्बेंट्स मतलब वही न्यू एंट्रेंट्स, अभी मैंने लिख ही दिया। समटाइम्स द मियर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनकम्बेंट्स कैन डेटर एंट्री बाय अदर फर्म्स इनटू द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अ न्यू फर्म में लीड इनकम्बेंट्स फर्म्स टू रिड्यूस देयर प्रोडक्ट प्राइसेस एंड इंक्रीज देयर एडवर्टाइजिंग बजट। प्राइसेस कम कर दिया, एडवर्टाइजिंग और बढ़ा दिया, इन लोग अपने आप को और प्रमोट करने लगे, तब तो तुम्हारा हालत बुरा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स गाइस। इससे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट अगेन कंसेप्ट समझना जरूरी है केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द कॉमन एंट्री बैरियर्स। कॉमन एंट्री बैरियर्स क्या क्या है, तो ध्यान रखना, सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, स्विचिंग कॉस्ट हो गया, ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गया, और एग्रेसिव रिटेलिएशन। अगर किसी ने, आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने खूब भयंकर तरीके से रिटेलिएट कर दिया, तो वो भी एक हमारे लिए एंट्री बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट जो 5 फोर्सेस में फर्स्ट जो फोर्स था वो अपन ने पूरा पढ़ लिया। इसके अंदर मेजरली आपको क्या पढ़ना है, एंट्री बैरियर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो अब फटाफट से हम आते हैं सेकंड वाले पॉइंट में, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो आपको फिर से याद दिला दो, कोको कोला के केस में बायर्स कौन थे, या तो इंडिविजुअल बायर होगा या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बायर्स होंगे। तो इंडिविजुअल बायर्स तो ऐसे ही बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बायर बड़ा हुआ तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर वो एक्सर्ट कर ले, थोड़ा बहुत प्रेशर। जैसे बड़े बायर कौन बताया था मैंने, कोको कोला में वॉलमार्ट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। अब आप देखो, वॉलमार्ट भी अगर बेचेगा नहीं ना कोको कोला का प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं कोको कोला को नुकसान है, कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान है। इसीलिए छोटे बायर से तो कोको कोला को कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ बड़े बायर से नो डाउट, कोको कोला के केस में वॉलमार्ट से उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ भैया, अगर वॉलमार्ट कोको कोला का प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया तो कोको कोला को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में अपन कुछ कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं, देखते हैं कि कब बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो सकता है, कब बायर का बार्गेनिंग पावर कम हो सकता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ सबसे पहला क्या, दिस फोर्स विल बिकम हेवियर डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ बायर्स फॉर्मिंग ग्रुप्स या कार्टेल्स। तो भैया इंडिविजुअल, सबसे पहला फोर्स अपन को देखना है कि जो बायर है वो इंडिविजुअल बायर है, इंडिविजुअल वर्सेस अपन लिख सकते हैं ग्रुप। तो भैया ग्रुप वाला है, कार्टल है, कलेक्टिवली बहुत सारे बायर्स आ गए, तो ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स तुम्हारे माथे पे खड़े हो गए, तो उन लोग तो ऑब्वियसली प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ही ना। तो ग्रुप है या इंडिविजुअल बायर्स है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बायर लोग का कब प्रेशर ज्यादा इन लोग एक्सर्ट कर पाएंगे, मतलब ये बायर लोग हम पे कब भावी हो सकते हैं, कोको कोला पे बायर्स लोग कब भावी हो सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्रीज पे बायर्स लोग का कब ज्यादा चलेगा। तो पॉइंट देखो, यहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, बायर्स हैव फुल नॉलेज of the sources of products and their substitutes. Buyers have full knowledge of the sources of products and their substitutes. जैसे मैंने आपको कहा था, आप एविएशन के केस में मेक माई ट्रिप में गया, सारे फ्लाइट का कौन कौन से फ्लाइट्स का क्या प्राइस है वो सब तो दिख रहा आपको। तो भैया इस केस में बायर का पावर क्या हो जाएगा, एविएशन वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, बायर्स का पावर क्या है, ज्यादा है या नहीं। इंडिगो महंगा दे रहा है तो वो स्पाइस जेट में चले जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में यहां बोल सकता हूं, इसी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। तो आपको सेकंड फैक्टर जो ध्यान रखना है, कब बायर का
प्रेशर मतलब बायर का पावर बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग पावर। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत हाई है प्रोडक्ट्स का, सब्स्टिट्यूट्स का, तो ऑब्वियसली बायर का पावर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, मैंने अभी बोल ही दिया, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स, दैट इज दे आर बिग बायर्स। हाँ, बायर्स इंडिविजुअल बायर है या ग्रुप बायर है? ग्रुप मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं, ये एक और फैक्टर हो गया कि बायर बड़ा बायर है क्या, बिग बायर। बिग बायर है तो भैया हो सकता है प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो, इंडिविजुअल बायर है तो हो सकता है उन लोग इतना नखरा दिखा भी दे तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद industry's products is not perceived as critical to the buyer's needs and buyers are more concentrated than the firms supplying the product. They can easily switch to the substitutes available. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, availability of substitutes। अगर हाँ, availability of substitutes, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बोला था कि एयरलाइन वाले केस में मुझे यहां से कोलकाता जाना है, मान लो यहाँ बुलेट ट्रेन भी था, फ्लाइट वाइट का महंगा आ रहा है टिकट, या मेरे को जिस टाइम पे जाना नहीं है, मैं फट बुलेट ट्रेन में भी चला गया, हाइपर लूप आ गया, फट उसमें बैठ के चला गया। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बाइंग पावर ऑफ बायर, सॉरी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तीसरा फैक्टर हो गया। ये फैक्टर्स मैं आपको हेड्स लिखा रहा हूं ताकि आपको समराइज कर रहा हूं मैं चीजों को, ताकि आपको याद रहे। जैसे अपन ने एंट्री बैरियर्स में तो हेडिंग था, तो एज सच मैंने नहीं लिखा है, यहां पे मैं आपको सिर्फ मेजर कंसेप्ट्स यहां जो है वो लिखा देता हूं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। फोर्थ पॉइंट, बायर का नखरा तब और भी हो जाएगा, देखो तब स्विचिंग कॉस्ट, अपन एक और पॉइंट भी लिखते हैं यहां पे। आप मुझे खुद बताओ, अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने में स्विचिंग कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा रहेगा। वो सोचेगा ही नहीं, वो एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे में चला जाएगा। तो अगर स्विचिंग प्रोडक्ट लो है तब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या हो जाएगा, हाई। तो 4 पॉइंट्स हो गया। अपन ने ये पढ़ा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब हाई होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको कोक और एविएशन वाला उसमें समझा दिया था। तो मैं फिर से मैं आपको बोल देता हूं, सर इंडिविजुअल बायर आया तुम्हारे पास, तो वो हो सकता है उतना प्रेशर तुम पे एक्सर्ट नहीं कर पाए। तो आपको पहले देखना है बायर का साइज, क्या वो इंडिविजुअल बायर है या वो बड़ा बायर है। ठीक है, बड़ा तुम्हारा कस्टमर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बायर को इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी क्या क्या है या नहीं, किस चीज का इन्फॉर्मेशन सर, बाकी प्रोडक्ट्स का या सब्स्टिट्यूट्स का इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। सर एक बायर को जितना ज्यादा प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट का इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा। वो तुमसे नहीं तो दूसरा कोई कंपनी के पास जाके सामान ले लेगा। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स भी जितना ज्यादा अवेलेबल है उतना बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का बढ़ेगा। बायर तब नखरा दिखा पाएगा कि ठीक है भाई तुम मत दो, हम उससे ले लेंगे। जितना सब्स्टिट्यूट्स है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ जाएगा। फिर स्विचिंग कॉस्ट, अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे में जाने में स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही लो है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ऑब्वियसली बायर का जोर ज्यादा चलेगा ना। वो बोलेगा कि ठीक है आप मुझे इतना में नहीं दे रहे हो, मैं उस प्रोडक्ट में चल जाऊं। व्हेन द स्विचिंग कॉस्ट इज लो तब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वुड बी हाई। ठीक है, सिमिलरली बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है, याद करो मैंने आपको बोला था कोक के केस में तो क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, कार्बोरेटेड आप बोल सकते हो, वाटर चाहिए या स्वीटनर्स चाहिए। तो ये सर यूनिक चीज नहीं है, ये कोको कोला का एक सप्लायर मना कर देगा या नखरा दिखाएगा और दूसरे से ले लेगा। लेकिन एविएशन वाले इंडस्ट्री में मैंने आपको क्या कहा था, सर सप्लायर ही लिमिटेड है, सिर्फ 2 सप्लायर है, एयरबस या बोइंग। तो भैया एयरबस और बोइंग का नखरा ज्यादा चलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि एक तो नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली सप्लायर का नखरा उतना नहीं चलेगा। सप्लायर कम है तो उनका नखरा ज्यादा चलेगा। सर सप्लायर कम भी और उनका प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक है, मतलब कोको कोला के जो रॉ मटेरियल है वो तो हर कोई दे सकता है, लेकिन बोइंग जो एयरक्राफ्ट बना के हर कोई नहीं दे सकता। तो जब सप्लायर से जो हम सामान ले रहे हैं वो बहुत यूनिक है, तब सप्लायर का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब वो आपको उसके नखरे झेलना पड़ेगा। तो पॉइंट देखो, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है। द मोर स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूं कि कब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा हो जाएगा। तो सर उन लोग जब आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स देते हैं, पहला। ठीक है, अच्छा और फिर क्या लिखा, सप्लायर्स आर ऑल्सो लिमिटेड, मतलब क्या नंबर ऑफ सप्लायर्स भी बहुत कम है, तब इनका नखरा बढ़ेगा। दुनिया में सर वैसे 2 ही सप्लायर है जो हमें प्लेन बना के देता है, तो उनका नखरा ऑब्वियसली क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट देखो, बायर का नखरा सप्लायर का नखरा और कब बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब सब्स्टिट्यूट्स उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। या अगर मैं बोलूं सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तब इनका नखरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है, हाई स्विचिंग कॉस्ट। भैया एक सप्लायर है,
आपको पूरे वहां आपने अपने ऑफिस में 800 मैक लैपटॉप लगा लिए। अब विंडोज वाला आपको आ भी दे, एप्पल को पता है भैया एप्पल से तुम विंडोज में जाने में या विंडोज से एप्पल में आने में तुमको बहुत टेंशन होगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, पूरा हार्डवेयर सब चेंज करो, ठीक है। तो जब स्विचिंग कॉस्ट भी हाई है तब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या बढ़ जाता है। तो ये 2 पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। सब्सटीट्यूट्स, एक तो पॉइंट ध्यान रखना, सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, तब बार्गेनिंग पावर सप्लायर का बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बार्गेनिंग पावर बायर में अपन ने क्या पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट्स होगा कस्टमर का पावर बढ़ेगा, लेकिन सब्सटीट्यूट्स अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली सप्लायर का पावर बढ़ेगा। और स्विचिंग कॉस्ट भी कैसा है सर, स्विचिंग कॉस्ट हाई, अगर हाई स्विचिंग कॉस्ट है तो सप्लायर का पावर बढ़ेगा, सप्लायर नखरा दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो ये सब जो पॉइंट्स अपन थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, रटना नहीं है, इसीलिए एविएशन वाला कोको कोला एग्जांपल्स मैंने आपको इसीलिए दिए थे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अपन ने थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने बार्गेनिंग पावर पढ़ लिया, सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर अपन ने पढ़ लिया बायर्स का, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स। ये जो राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स है ना, ये ही जो है कॉम्पिटिशन है, दिस इज व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्पिटिशन। कोको कोला वर्सेस पेप्सी, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया, ये सब में जो चल रहा है करंट प्लेयर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो हम बात करेंगे यहाँ, राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स। सो दिस इज व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज कॉम्पिटिशन। The competitors influence prices as well as the costs of competing in the industry in product facilities, product development, advertising. इन लोग obviously competitors they influence the prices, okay? और यहाँ पे बस एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, the more intensive the rivalry, जितना ज्यादा खतरनाक कंपटीशन ऑलरेडी है, the less attractive is the industry. ओवरऑल इंडस्ट्री तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर तुम एक नया प्लेयर हो, सोच रहे हो मार्केट में इंडस्ट्री में घुसने का, तो तुम्हारे लिए इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव बन जाता है अगर जितना ज्यादा वहां पे राइवलरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना, इस पॉइंट के अंदर सर अपन को क्या पढ़ना है पता, अपन को ये टॉपिक पढ़ना है कि कब एक इंडस्ट्री में राइवलरी बहुत इंटेंसिव है, कब, देखो यहां पे लिखा हुआ है, कब इंडस्ट्री में राइवलरी या कंपटीशन कटथ्रोट है या फिर अपन बोलेंगे कि इंडस्ट्री में राइवलरी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को कुछ 6 पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ना है। देखो क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला, यही पॉइंट्स को यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहला, अगर ना इंडस्ट्री में कोई एक सॉलिड लीडर नहीं है ना, मान लो अपन कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर इंडस्ट्री में कोई एक सॉलिड लीडर नहीं है तो कंपटीशन ना भयंकर हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। अब जैसे सब छोटे छोटे प्लेयर्स है, मान लो 10 छोटे छोटे प्लेयर्स है, एक ने प्राइस कम किया, दूसरे ने भी कर दिया, प्राइस वार चल रहा होता है। लेकिन अगर इन 10 कॉम्पिटिटर के अलावा एक भयंकर, मतलब एक अच्छा लीडर, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैठा है ना, अगर जिसको हम लोग इंडस्ट्री का लीडर बोल सकते हैं, तो भैया इन लोग छोटे प्लेयर लोग प्राइस वार करने में, मतलब प्राइस कम कर दिया, गंदगी नहीं मचाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बड़ा प्लेयर प्राइस वार में उतर गया ना तो इनका वाट लगा देगा। समझ में आया? बड़ा प्लेयर के लिए हो सकता है, बड़ा प्लेयर आपको सबको पता है, अगर कोई बड़ा प्लेयर है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय कर रहा होगा सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मान लो उसका कॉस्ट बनाने का प्रोडक्ट का 4 रुपए, और ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स है ना, इन लोग अपना गेम खेल रहे, चलो हम 8 रुपए में बेचेंगे, एक ने 7 रुपए कर दिया। भाई अगर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला प्लेयर, बड़ा प्लेयर 5 रुपए कर दिया ना, ये छोटे प्लेयर्स सब लोग दे विल बी ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट। तो इसीलिए क्या है ना, जब कोई इंडस्ट्री का लीडर अगर नहीं है ना, तो इन लोग छोटे छोटे प्लेयर्स में जो कंपटीशन का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई मार्केट में लीडर है, इंडस्ट्री का लीडर है, तो इन लोग भी ना प्राइस वॉर करने में घबराएंगे, क्योंकि इनको पता है कि भैया बॉस बैठा है ऊपर, दादा बैठा है ऊपर, लीडर बैठा है, अगर इन लोग गंदगी मचाएंगे प्राइस में तो भैया ये वाट लगा देगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री लीडर में क्या देखो, अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज प्राइस वॉर्स। मेन वर्ड क्या ध्यान रखना, एक अगर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर होगा, दे में डिस्करेज प्राइस वॉर्स बाय डिसिप्लिनिंग इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटी। जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स प्लेयर्स है ना, उसको भैया डिसिप्लिन में रखता है ये, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आज इंडिविजुअल है, आज जो लीडर है, ऑब्वियसली उसके पास
फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, अ लीडर कैन जनरली आउटलास्ट स्मॉल राइवल्स इन प्राइस वार्स। तो भैया ये अपना रिसोर्सेज से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैसे से इन लोग का हालत बुरा कर सकता है। नोइंग दिस, इसीलिए लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, नोइंग दिस स्मॉलर राइवल्स ऑफन अवॉइड इनिशिएटिंग सच ए कॉन्टेस्ट। भैया वो एक गेम में घुसते ही नहीं छोटे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री में एक अच्छा क्लियर लीडर है, अगर कोई लीडर है, तो उस इंडस्ट्री में कंपटीशन उतना इंटेंसिव नहीं होगा, गंदगी नहीं आएगी, मतलब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन में। नहीं तो दुनिया भर का सर यहाँ प्राइस वार चलता रहेगा छोटे प्लेयर्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो बताता है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन का इंटेंसिटी क्या है, वो है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आप खुद बताओ, जितने ज्यादा प्लेयर्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा फर्म्स ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है, उतना इंटेंसिटी कंपटीशन का बढ़ेगा। तो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेस राइवलरी बिकॉज मोर फर्म्स मस्ट कंपीट फॉर द सेम कस्टमर्स एंड रिसोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सर, ज्यादा प्लेयर्स होने से क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है? क्योंकि भैया नंबर ऑफ सब, आज मान लो नंबर ऑफ जो गुड्स बना के बेच रहे वो बढ़ गए, कंज्यूमर्स तो उतने ही बैठे हैं। अब 100 कंज्यूमर्स के लिए पहले मान लो पांच मैन्युफैक्चरर्स थे जो 100 कंज्यूमर्स को डील करते थे, अब 15 मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 100 कंज्यूमर्स ही है, तो भैया कंपटीशन तो और बढ़ेगा ना, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखा है, बिकॉज मोर फर्म्स मस्ट कंपीट फॉर द सेम कस्टमर्स एंड रिसोर्सेस। अब इनको भी जो सामान बनाने के लिए मान लो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी तो भैया इन लोग कंपटीशन बढ़ गया ना, इनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। Okay, so the rivalry intensifies if the firms have similar market share leading to struggle for market leadership। अब मैंने आपको कोको कोला के केस में भी बोला था कि चाइना में ऑलमोस्ट पेप्सी और कोको कोला का मार्केट शेयर लगभग बराबर है, तो राइवलरी इंटेंसिफाई और ज्यादा हो जाता है। मार्केट शेयर अगर सेम है तो और ज्यादा राइवलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट ये हो गए। अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं सर? अपन ये पढ़ रहे हैं कि राइवलरी जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में वो कब इंटेंसिव ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई क्लियर इंडस्ट्री लीडर नहीं है, नो इंडस्ट्री लीडर। दूसरा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। तीसरा देखो पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या समझना, देखो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना, अगर ऐसे पहले मैं लाइन पढ़ लेता हूं फिर समझना। व्हेन टोटल कॉस्ट आर मोस्टली फिक्स्ड कॉस्ट, आपने सब जानते हो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आता है। द फर्म मस्ट प्रोड्यूस नियर कैपेसिटी टू अटेन लोवेस्ट कॉस्ट यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट को, अगर फिक्स्ड कॉस्ट मान लो किसी इंडस्ट्री में हाई है, इस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए बेसिकली आपको प्रोडक्शन अपना पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो अब आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, इस इंडस्ट्री के सभी लोग प्रोडक्शन बढ़ा लिए, मतलब सभी लोगों के पास सप्लाई ज्यादा, मतलब सप्लाई करने को सामान ज्यादा है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में अगर उतने ही बैठे हैं तो कंपटीशन और बढ़ेगा या नहीं? तो पॉइंट यहां क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन टोटल कॉस्ट आर मोस्ट लाइकली फिक्स्ड कॉस्ट, द फर्म मस्ट प्रोड्यूस नियर कैपेसिटी टू अटेन लोवेस्ट यूनिट पर यूनिट कॉस्ट सिंस द फर्म मस्ट सेल। अब भाई प्रोडक्शन कर लिया तो सब लोग जोर लगाएंगे बेचने में भी, ठीक है। सिंस द फर्म मस्ट सेल दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीड टू फाइट फॉर मार्केट शेयर। तो भैया जितना प्रोडक्शन बढ़ा, हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन लीड टू फाइट फॉर मार्केट शेयर एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड राइवल्स। तो भैया और राइवलरी बढ़ेगा। तो हम टॉपिक फिर सुन लो, पढ़ क्या रहे कि राइवलरी कब बढ़ेगा। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, सर फिक्स कॉस्ट हाई है जिसको रिकवर करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो बेचना के लिए भी सेल्स भी उतना ही करना पड़ता है। अब ज्यादा लोग ज्यादा प्रोडक्ट बना के ज्यादा सेल्स करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, एग्जिट बैरियर्स, अरे ये क्या आ गया? 4th पॉइंट जो है कंपटीशन को इंटेंसिफाई करने का, वो है एग्जिट बैरियर्स। आपने थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स में, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में एंट्री बैरियर्स पढ़ा था, अब ये है एग्जिट बैरियर्स। सर आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो लेकिन वो काम को छोड़ के जाने में कुछ ना कुछ हर्डल्स है, ये भी होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है ना। आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, काम को आप चाहते हो कि भैया आप इस कंपटीशन से, इस इंडस्ट्री से निकलो, बट आप किसी कारण नहीं निकल पा रहे, वो है एग्जिट बैरियर्स। क्या कारण हो सकता है समझना, आपने सर एसेट्स खरीदा हुआ है, आपने मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हुआ है, या कोई आपका ऐसा एसेट है जो सर इतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक है कि, और ऑब्वियसली आपने एसेट खरीदा तो खूब पैसे लगाया हुआ है, इतना यूनिक है कि अब आप ये काम बंद करना भी चाहते हो ना तो आपको ये एसेट बिक्री ही नहीं होगा, क्योंकि इसको लेने वाला ही कोई नहीं है, एसेट बहुत यूनिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये पहले थी जो ना शिप बनाता था, शिप जो
समुंदर ये सब का शिप, और वो कौन सा शिप बनाता था, वो वार में जो यूज होता है ना वो शिप बनाता था। तो उसके पास जो पूरा प्लांट एंड मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या चीज के लिए बनाने के लिए था, वार शिप्स, जो लड़ाई वड़ाई में काम है। लेकिन जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में थोड़ा बहुत शांति आया है, तो भैया वारशिप बनना मतलब लोग, कंट्रीज उतना डिमांड ही नहीं करती। अब जब वारशिप्स बिकना ही बंद हो गया, ये कंपनी ने सोचा हमें अपना धंधा बंद करना है। लेकिन अब ये धंधा बंद करने जाए तो इसका जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी एसेट्स है, वो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना यूनिक है, उससे बनता क्या है, वारशिप्स। तो ये बोला भाई धंधा बंद करें, अपना एसेट्स का इतना नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा चलो अपन काम में ही रहते हैं, जितना एक आध ऑर्डर आया उतना काम करेंगे। तो आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जितना ऑर्डर आया एक आध काम करेंगे, तो ये बंदा इज इट स्टिल इन कॉम्पिटिशन, it is still in competition, it is still in the market. So what I'm trying to say, अगर exit barriers, आपका मन नहीं भी है काम को मतलब इस इंडस्ट्री में रहने का, फिर भी आप छोड़ के नहीं जा रहे हो, तो भैया एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए तो तुम कंपटीशन हो या नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं है इसको काम करने को, तुम्हारा मन है छोड़ने का ये काम को, लेकिन एग्जिट बैरियर्स इतने हाई है कि भैया दूसरे तुम छोड़ के नहीं जा पाते। तो तुम जब छोड़ के नहीं जा पाओगे तो दूसरे लोगों के लिए तो अभी भी तुम कंपटीशन हो या नहीं हो ना। तो पॉइंट क्या देखो, कब एग्जिट बैरियर्स हाई होता है, तो आपको 2-3 पॉइंट में बताता हूं। देखो, हाई एग्जिट बैरियर्स कॉज अ फर्म टू रिमेन इन द इंडस्ट्री इवन व्हेन द वेंचर इज नॉट प्रॉफिटेबल। मन तो नहीं है लेकिन फिर भी अपन रह जाते हैं, और अगर अपन रह जाते हैं तो भाई दूसरे प्लेयर्स के लिए तो कंपटीशन हो गया ना, ठीक है। तो एग्जिट बैरियर्स कम इन मेनी फॉर्म्स। एसेट ऑफ अ फर्म कंसिडरिंग एग्जिट में बी हाईली स्पेशलाइज्ड। अगर एकदम ही देखो कब कब एग्जिट बैरियर ज्यादा होता है, जब हाईली स्पेशलाइज्ड एसेट्स होता है, एसेट बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। और कब हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो गवर्नमेंट ने अपन को एक प्लांट, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 साल का रिलीफ दिया था, कुछ 10 साल का ना 10 इयर्स का अपने पास कुछ एग्जेम्पशन था, 10 इयर्स का एग्जेम्पशन, ठीक है। अब तुमको 4th ईयर में जाके लगने लग गया यार ये धंधा तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कुछ ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो कमाई नहीं हो रहा। अब तुम 4th ईयर में धंधा बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए तुमको एग्जेम्पशन दिया, 10 साल मिनिमम अब तुमको उस धंधे में रहना पड़ेगा। इवन इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तुम चाह कर भी वो धंधा छोड़ नहीं सकते। ये है एग्जिट बैरियर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एग्जिट बैरियर्स अगर होंगे तुम जिस काम में हो, तो ऑब्वियसली तुम काम छोड़ोगे नहीं, और जब तुम काम नहीं छोड़ोगे तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए वो कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ ना। तो पॉइंट क्या देखो लिखा हुआ है, अगर आपका बहुत ही स्पेशलाइज्ड एसेट्स है तो क्या होगा, सच अ फर्म दस कैन नॉट फाइंड बायर फॉर इट्स एसेट्स, दिस डिस्करेजेस एग्जिट। एंड अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, देयर कंटिन्यूड प्रेजेंस इन एन इंडस्ट्री एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स। तो भैया मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, लेकिन नहीं छोड़ रहा हूं मैं, इवन दो मेरा प्रॉफिटेबल नहीं है काम, मैं फिर भी इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो बाकी लोगों के लिए इट इज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो एग्जिट बैरियर्स क्या क्या हो सकता है, एसेट स्पेशलाइज्ड आपका, मैंने आपको जैसे बोला, लॉ अगर आपको बोलता है, अगर आपने कोई टैक्स एग्जम्पशन लिया हुआ है, आपने कोई टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है जैसे 10 साल वाला, ये सब तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते, तो दिस कैन बी एन एग्जिट बैरियर, ठीक है। अच्छा, फिर पॉइंट आ गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब मुझे एक चीज बताओ, आज कोको कोला और पेप्सी में के प्रोडक्ट, मैंने आपको कहा था ना कि कोई को आंख बंद करके पिला दो 1 चम्मच, तो कई लोग 95% लोग तो टेस्ट में डिफरेंस भी नहीं पता पाएंगे, प्रोडक्ट दिखने में भी सेम, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम। तो अब मुझे बताओ, जब प्रोडक्ट दिखने में भी सेम है और टेस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम है, तब कंपटीशन ज्यादा होगा या अलग अलग प्रोडक्ट में होगा? ऑब्वियसली व्हेन द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, तब कंपटीशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोडक्ट सेम है तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से यूनिक नहीं बना सकते, तब कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट में व्हेन देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली द कंपटीशन विल इंटेंसिफाई। So point देखो, firms can sometimes insulate themselves from price wars by differentiating the products from those of rivals। आप अगर अपना प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हो तो प्राइस वार में आप नहीं फंसोगे। आप अपना प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ, उस हिसाब से मार्केटिंग करो, आप ज्यादा प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में यूनिक है, कुछ अलग बात है उसमें, भीड़ से अलग है। यूनिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब योर प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड, तो पीपल विल बी विलिंग टू पे यू हायर प्राइसेस फॉर द यूनिकनेस, ओके। तब आप प्राइस वार के गेम में नहीं फंसोगे, और अगर आप प्राइस वार के गेम में नहीं फंसोगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन वहां कम हो जाएगा। बट अगर लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो जितने लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑब्वियसली प्राइस वार रहेगा, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, ओके। फिर है 6th पॉइंट, एक और पॉइंट आ जाता है स्लो ग्रोथ।
स्लो ग्रोथ, पॉइंट क्या देखो, इंडस्ट्रीज हुज ग्रोथ लेज इज स्लोइंग डाउन। अब आज कोई एक इंडस्ट्री जिसका ग्रोथ इतना नहीं है, जो कि मान लो मेच्योरिटी स्टेज में या डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया है ऑलमोस्ट, दे टेंड टू फेस मोर इंटेंस राइवलरी। ये कैसे सर? सर इसलिए कि जितने कॉम्पिटिटर्स वो चाहेंगे भाई बस बेचो, भाई सामान बेच दो, जितना बेच सकते हैं बेच के निकल लो, क्योंकि इस इंडस्ट्री का आगे कोई भरोसा नहीं है। एज इंडस्ट्री ग्रोथ स्लोज, राइवल्स मस्ट ऑफन फाइट हार्डर टू ग्रो और इवन कीप देयर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर। सबको लगेगा कि हमारे पास जितना स्टॉक है, जो भी हम इतना तो बेचो भाई। तो इंटेंसिटी क्या होगा? The resulting intensive rivalry tends to reduce profitability for all। तो सब लोग अपना मार्केट शेयर रिटेन करने चाहेंगे, तो हो सकता है प्राइस सामान का कम करे, फिर प्राइस वार होगा तो सबका प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ जाएगा, तो खराब हो सकता है गेम। तो ठीक है, तो 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। ये टॉपिक क्या मैंने बताया, ये 6 पॉइंट्स क्या पढ़ा आपने कि कब इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स अपने बुक में दिया हुआ है कि कोई इंडस्ट्री का क्लियर लीडर नहीं है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा सामान बनाओ, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा बेचना पड़ेगा, सभी लोग ज्यादा बेचेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। एग्जिट बैरियर्स, ये पॉइंट ध्यान रखना, थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंस, थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंस में आपने एंट्री बैरियर्स पढ़ा, एग्जिट बैरियर्स भी होता है कि भैया काम छोड़ के जाना में भी कई बार दिक्कत हो सकती है। फिर अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो तब कंपटीशन कम होगा, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है तो कंपटीशन बढ़ेगा। और अगर हमारा इकोनॉमी इंडस्ट्री स्लो ग्रोथ पे है तो सब लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने का, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस कम करेंगे, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है पूरा इंडस्ट्री का कम हो जाए। ठीक है, तो ये अपना था फोर्स राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स। ठीक है, चलो अब लास्ट हमें एक फोर्स पढ़ना है, वो है थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, सब्स्टिट्यूट जैसे क्या बताया कि आपको आज अगर मैं बोलता हूं ऐसा कि जिससे आपका नीड फुलफिल हो जाए, कोई दूसरा चीज जिससे आपका नीड फुलफिल हो जाए, तो कोको कोला के केस में मैंने आपको बोला अगर आपको आपका नीड ये है कि यू वांट टू बेसिकली लेट्स से आप चाहते हो कि इंस्टेंट एनर्जी, कैफेन होता है ना कोको कोला में, तो कई लोग पीते हैं कि थोड़ा एनर्जी आ जाए, बट रेड बुल पी लो ना, रेड बुल इज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कोई लोग पीते हैं चलो मेरा नीड है अभी कोको कोला पीने का कि मुझको प्यास लग रही है, प्यास बुझाना, तो भैया मैं पानी का बॉटल नॉर्मल खरीद के भी पी सकता हूं, मैं डाब मतलब नारियल पानी पी सकता हूं, मैं अमूल का लस्सी पी सकता हूं, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। ओके, तो सब्स्टिट्यूट्स कब पावर एक्सर्ट कर सकेगा, सब्स्टिट्यूट्स कब स्ट्रांग हो जाएगा, वो अपन देखते हैं, इनसे अपन को कब थ्रेट आ सकता है। तो यहां लिखा हुआ है पहले तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। लेटेंट का मतलब हिडन, छुपा हुआ रहता है सर, ये आपको इसके साथ बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। दीज आर हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड इट इन मेनी केसेस दे बिकम अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन। तो भैया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से अपन को कब थ्रेट होगा, देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज। पहले तो मैं एक सिंपल पॉइंट लिखता हूं, यहां नहीं लिखा हुआ है कि सर अपन को सब्स्टिट्यूट से ज्यादा थ्रेट तब होगा जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत हो, जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो थ्रेट होगा ही ना, कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं तो अब हमें थ्रेट नहीं होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा जो सर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, वो हमें प्राइस एडवांटेज कम दाम में मिल रहा है, तो अगर जब प्राइस एडवांटेज है सब्स्टिट्यूट से तब आपको सब्स्टिट्यूट से थ्रेट हो सकता है। ठीक है, आज कोको कोला 40 रुपए में मिल रहा है और वही नारियल पानी कोई आपको 20 रुपए में बेच देता है और आपका प्यास बुझ जाता है, नेचुरल भी है, अमूल लस्सी 10 रुपए में मिल रहा था, तो आपको अगर प्यास लगी 10 रुपए से भी हो सकता है, लस्सी से भी यू गेट सेटिस्फाइड। ओके, तो प्राइस एडवांटेज, अगर सब्स्टिट्यूट्स अगर आपको प्राइस एडवांटेज दे रहा है तब थ्रेट है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट आपको परफॉर्मेंस एडवांटेज भी दे रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोक मत पियो, तुम इससे अच्छा तो अमूल वाला ये लस्सी पी लो, कम से कम हेल्थ के लिए तो ठीक है, नेचुरल चीज है, कोक मत पियो, ये नारियल पानी पी लो। तो अगर आपको कोई चीज परफॉर्मेंस का भी एडवांटेज दे रहा है तो थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो परफॉर्मेंस एडवांटेज। ठीक है, कोई बेटर हेल्थ से रिलेटेड, आज पतंजलि क्यों इतना जल्दी हिट हो गया, सब वो परफॉर्मेंस मतलब हेल्थ रिलेटेड है, सब नेचुरल चीज है, आपको कोई इसमें केमिकल्स नहीं है, इस तरीके से उसने प्रमोट किया। तो कोई भी चीज आज इसीलिए सब लोग जल्दी से जल्दी पतंजलि का प्रोडक्ट इसलिए ऑप्ट कर लिए ताकि वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस का भी एडवांटेज दे रहा है, तो ये एक परफॉर्मेंस एडवांटेज या इंप्रूवमेंट का पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या ध्यान रखना है, एक और पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 4 कि बायर, देखो ना बायर का ही प्रोपेंसिटी, बायर का डिजायर है कि वो चेंज करे, यार बहुत हो गया इससे, चेंज करते हैं अब यार बायर। तो आप बोल सकते हो कि भैया तब भी तो थ्रेट है सब्स्टिट्यूट से, तो बायर का खुद का मन है, बायर्स प्रोपेंसिटी मतलब डिजायर,
बायर, ये थोड़ा सा टैबलेट गड़बड़ हो रहा है मेरा, रुको। बायर्स प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब क्या? डिजायर। ठीक से लिखना। हाँ, ये पॉइंट्स में क्यों लिखा रहा हूं? ताकि कोई केस क्वेश्चन आ जाए तुमको ध्यान रहे, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ के समझ में आ जाए। सर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा है तो हमारे कंपनी को सब्स्टिट्यूट से थ्रेट है, कोको कोला को थ्रेट होगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा है, एयरलाइन इंडस्ट्री को थ्रेट होगा अगर बहुत सारे बुलेट ट्रेन हाइपर लूप आ गया तो। हाँ सर, फ्लाइट जो है ना, दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है ट्रेन या बुलेट ट्रेन, वही 4 घंटे में पहुंचा देती है और भाड़ा भी सर, फेयर भी बहुत कम है, तो भैया प्राइस एडवांटेज है। परफॉर्मेंस एडवांटेज भी अगर है, हाइपर लूप मान लो, या रामदेव जी का कोई ड्रिंक आ गया सर, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तब भी लोग सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे। और बायर खुद का डिजायर ही हो गया, बायर का इंक्लिनेशन भी आ गया, नहीं भैया स्वीट, चीनी का सामान जिसमें स्वीट ये शुगर होता है वो हमें नहीं पीना चाहिए, नेचुरल चीज पीना चाहिए, बायर का ही डिजायर हो गया, तब वो प्राइस परफॉर्मेंस ये सब नहीं, तब भी वो सब्स्टिट्यूट को ऑप्ट करेगा। तो अपने लिए तो डेंजर है ना, कोको कोला के लिए डेंजर हो जाएगा। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। आई बिलीव आपने इसको भी नोट कर लिया, ठीक है। तो गाइज पूरा अपना माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल कंप्लीट हो गया और काफी से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने ना सारे फैक्टर्स, ये जितने जो फैक्टर्स है, कब थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट ज्यादा होगा, कम होगा, या कब हमें थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस होगा, मैंने सारा एक यहाँ पे आपके लिए इसको जो भी मैंने लिखा भी अभी, आपने आई बिलीव नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। और मैंने इन सबको यहाँ पे एक टेबल में भी बना दिया है, ठीक है, आपके लिए। तो आप ये टेबल को अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और हमने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। विद दिस हमारा माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल अब कंप्लीट होता है।